विद्यार्थियों, वे पाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र तर्क शास्त्र के अंतर्गत वैन रेखा चित्र में रेखांकन करने का तरीका और आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी के बारे में आज अपन बात करेंगे। वैन रेखा चित्र में रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, एक आर्गुमेंट को उसके संदर्भ में हम समझेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि वैन रेखा चित्र में रेखांकन जब किया जाता है तो हमारे पास में एक आर्गुमेंट जो होता है उसमें तीन पद होते हैं। एक मुख्य पद होता है, एक अमुख्य पद होता है और एक मध्यम पद होता है। इन तीनों का रेखांकन करने का तरीका जो है कि मुख्य पद को हम विधेय पद के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अमुख्य पद को उद्देश्य के द्वारा करते हैं और मध्यम पद को मय के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इन तीन जो है पद होने के कारण जो है वेन डायग्राम में जब रेखांकन करेंगे तो तीन वेन डायग्राम बनाएंगे और इन तीन वेन डायग्रामों में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस डायग्राम में कौन सा सदस्य रहता है और कौन सा नहीं रहता है, कौन सा पार्ट जो है उद्देश्य का है, विधेय का है या मध्यम पद का है, उसके रूप में हम देखेंगे। तो डायग्राम जो है रेखांकन जो किया गया है, जैसा कि ये डायग्राम है और इसमें तीन जो है डायग्राम बनाए गए हैं। एक उद्देश्य का डायग्राम है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया है। दूसरा डायग्राम जो है विधेय पद का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखने को मिलेगा और तीसरा जो है मध्यम पद का देखने को मिलेगा। तो यदि हम जो है रीजन के संदर्भ में बात करें तो इसके रीजन हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 जो है रीजन हो गए। अब इन सातों रीजनों में हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन रहता है। जैसे तीन पद हमारे उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। यहाँ भी देखिए उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। ये उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद, उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। यहाँ भी उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। ये उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद और ये आपका उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद है। अब पहला जो रीजन है उसमें हम देखेंगे कि ये पहला रीजन है और पहले रीजन के अंतर्गत देखिए ये उद्देश्य का क्षेत्र है। तो यहाँ पर उद्देश्य निवास करता है। विधेय जो है यहाँ पर निवास नहीं करता है क्योंकि विधेय का क्षेत्र यहाँ ही समाप्त हो जाता है। तो विधेय निवास नहीं करता है तो उसको उसकी पूरकता को दिखाने के लिए हम उसके ऊपर एक बार रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा जिसे बार के नाम से जाना जाता है, उसे प्रदर्शित करेंगे। मध्यम पद की बात करते हैं, मध्यम पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मध्यम पद यहाँ ही समाप्त हो जाता है। तो मध्यम पद के ऊपर भी बार प्रदर्शित करके उसकी पूरकता को प्रदर्शित करेंगे। ये पहले रीजन में कि यहाँ उद्देश्य तो है परंतु विधेय और मध्यम पद नहीं है क्योंकि विधेय यहाँ समाप्त हो गया और मध्यम पद यहाँ समाप्त हो जाता है। दूसरी बात हम करेंगे कि ये जो सेकेंड रीजन है यहाँ उद्देश्य है, उद्देश्य का क्षेत्र ये है। विधेय का क्षेत्र हाँ यहाँ विधेय का क्षेत्र है तो यहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों है परंतु मध्यम पद यहाँ पर नहीं है क्योंकि मध्यम पद यहाँ ही समाप्त हो गया। तो मध्यम पद के ऊपर बार प्रदर्शित करेंगे। तीसरा जो रीजन है वहां देखिए कि उद्देश्य का क्षेत्र ये नहीं है तो उद्देश्य की बार पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, बार का प्रदर्शन करेंगे। विधेय का ये क्षेत्र है तो विधेय तो यहाँ पर है ही है। मध्यम पद यहाँ समाप्त हो गया इसलिए मध्यम पद यहाँ पर नहीं है। अब ये देखिए इस रीजन को देखिए कि यहाँ उद्देश्य है क्या है, विधेय पद है क्या, विधेय पद यहाँ ही समाप्त हो गया तो विधेय नहीं है। तो विधेय के ऊपर पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए बार मध्यम पद यहाँ पर है। इसका तात्पर्य उद्देश्य और मध्यम तो है लेकिन विधेय यहाँ पर नहीं है। इस रीजन को देखिए यहाँ पर उद्देश्य है, विधेय है और मध्यम पद भी है। अर्थात ये रीजन ऐसा है कि उद्देश्य भी निवास करता है, विधेय भी निवास करता है और मध्यम पद भी निवास करता है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए उद्देश्य है तो नहीं है क्योंकि उद्देश्य यहाँ समाप्त हो गया। तो उद्देश्य की बात पूरकता को प्रदर्शित करने के लिए हम उनके ऊपर जो है बात करें। विधेय है क्या, विधेय का जो क्षेत्र है। मध्यम पद है क्या, मध्यम पद है। तो यहाँ उद्देश्य नहीं, विधेय और मध्यम पद दोनों है। सातवां रीजन में देखिए यहाँ उद्देश्य है क्या, उद्देश्य यहाँ समाप्त हो गया नहीं है। उद्देश्य की बात विधेय का, विधेय पद यहाँ समाप्त हो गया तो विधेय भी नहीं है। मध्यम का जो क्षेत्र है तो मध्यम है, केवल यहाँ मध्यम पद। इस रीजन को देखिए यहाँ केवल उद्देश्य है, विधेय और मध्यम पद नहीं है क्योंकि विधेय यहाँ समाप्त हो गया, मध्यम पद यहाँ समाप्त हो। इस रीजन को देखेंगे सेकंड रीजन को तो उद्देश्य और विधेय मध्यम पद नहीं है क्योंकि मध्यम पद यहाँ ही समाप्त हो जाता है। इस रीजन को देखेंगे तो ये विधेय पद तो है लेकिन उद्देश्य और मध्यम पद नहीं है क्योंकि उद्देश्य यहाँ समाप्त हो गया, मध्यम पद यहाँ समाप्त हो। फोर्थ रीजन को देखेंगे तो यहाँ उद्देश्य है, यहाँ उद्देश्य है परंतु
विधेय पद भी यहाँ पर है और मध्यम पद भी यहाँ पर है। देखिए उद्देश्य यहाँ तक है, विधेय यहाँ तक और मध्यम पद यहाँ तक, तो तीनों रीजन। यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, विधेय का रीजन है और मध्यम पद यहाँ पर। सातवें रीजन को देखिए कि उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर विधेय पद भी नहीं है, केवल मध्यम पद का रीजन है, तो मध्यम पद। अब कॉमन रीजन देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा कॉमन रीजन रहता है। तो ये रीजन को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ, ये देखिए यहाँ उद्देश्य और यहाँ तक विधेय। तो ये जो रीजन है इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों जो है पाए जाते हैं। ये इन दोनों का कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन जो है क्षेत्र है, जो हम कह सकते हैं कि कॉमन गुणनफल के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन क्षेत्र किसका है? उद्देश्य और विधेय का है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ देखिए उद्देश्य यहाँ तक है, मध्यम पद यहाँ तक है। तो उद्देश्य और मध्यम पद का जो क्षेत्र है, कॉमन क्षेत्र जो है ये, और ये विधेय और मध्यम पद, ये देखिए मध्यम पद है और यहाँ तक विधेय है। उद्देश्य नहीं है क्योंकि उद्देश्य यहाँ तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो यह रीजन उद्देश्य और विधेय का था, यह रीजन उद्देश्य और मध्यम पद का था, और यह रीजन जो है उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद का है। क्लियर? तीनों चीजें कि कौन से क्षेत्र में कौन निवास करता है। पहले क्षेत्र में उद्देश्य और विधेय का कॉमन क्षेत्र है, दूसरा जो है उद्देश्य और मध्यम पद का क्षेत्र है, और ये विधेय पद और मध्यम पद का कॉमन क्षेत्र देखने को मिलता है। तीनों रीजन्स के संदर्भ में देखिए, ये तो ये है कि हम किस क्षेत्र में कौन सा सदस्य निवास करता है, उद्देश्य रहता है, विधेय रहता है या मध्यम पद। जो हमारे तीन पद है उनका जो है किस प्रकार से रेखांकन किया जाता है उसके संदर्भ में हम देखते हैं। दूसरी बात, जब बहन रेखा चित्र में रेखांकन करेंगे तो रेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा कि हमारे पास में दो प्रकार के मानक आकार के तरक वाक्य देखने को मिलेंगे। एक तो सामान्य या सर्वव्यापी तरक वाक्य और दूसरा विशेष या अंशव्यापी तरक वाक्य। तो सामान्य या सर्वव्यापी तरक वाक्य है, उनका रेखांकन हम करेंगे तो तिरछी रेखा के माध्यम से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ करते हैं, ये तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए करेंगे? सामान्य या सर्वव्यापी तरक वाक्य। और सामान्य और सर्वव्यापी तरक वाक्य कौन से हैं? ए और ई तर्क वाक्य, जो मानक आकार के ए और ई तर्क वाक्य जो है सामान्य या सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, जिनका रेखांकन हम तिरछी रेखा के माध्यम से डायग्राम में करेंगे। उसके बाद में जो है अंशव्यापी तर्क वाक्य या विशेष तर्क वाक्य है, उनका रेखांकन जो किया जाएगा वो क्रॉस के चिन्ह के द्वारा किया जाता है। दोनों स्थिति कि सामान्य तर्क वाक्यों का रेखांकन जो किया जाएगा वो तिरछी रेखा के माध्यम से किया जाएगा, और अंशव्यापी या विशेष तर्क वाक्यों का जो रेखांकन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? क्रॉस के द्वारा। जिस क्षेत्र में जो है यह जिसका रिप्रेजेंट करेगा उस क्षेत्र में हम जो है क्रॉस लगाएंगे। जैसे सपोज करो यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे, यहाँ आ रहा है तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है जिस भी क्षेत्र का रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ मेंबर होना चाहिए, जिस क्षेत्र में होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे? क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। दोनों में अंतर क्या है कि तिरछी रेखा जो है खाली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। खाली का तात्पर्य एम्प्टी रीजन, जो खाली क्षेत्र है उस एम्प्टी रीजन का जो प्रतिनिधित्व करती है उसको हम तिरछी रेखा की, कोई भी नहीं है वहां पर, एम्प्टी रीजन है, तो एम्प्टी रीजन को प्रदर्शित करने के लिए हम तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। और जहाँ मेंबर निवास करता है कि जहाँ कोई ना कोई सदस्य है, उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, जो आपका ये प्रदर्शित करेगा कि वहाँ खाली रीजन नहीं है और वहाँ कोई ना कोई सदस्य अवश्य रहता है। तो दोनों स्थितियां कि जो विशेष तर्क वाक्य है उसमें क्रॉस के चिन्ह के द्वारा रेखांकन होगा। सामान्य जो तर्क वाक्य है उसका जो रेखांकन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तिरछी रेखा के माध्यम से किया जाएगा। ये तो रेखांकन का तरीका हो गया। उसके बाद में हम आर्गुमेंट की वैलिडिटी की बात करेंगे। वह रेखा चित्र में रेखांकन की बात हो गई, अब आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, आर्गुमेंट की वैलिडिटी के संदर्भ में हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग पहले जो है कि जैसे हम जो है एक तर्क वाक्य का हमारी जो है एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट का रेखांकन करना है तो किस प्रकार से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में एक आर्गुमेंट है कि सभी कुत्ते जो है स्तनपायी है, सभी कुत्ते स्तनपायी है। दूसरा आर्गुमेंट है सभी बिल्लियां
स्तनपायी है। ये देखो, अतः सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ये एक आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानकाकार देखेंगे। तो ये मानकाकार का ये तर्क वाक्य सभी से शुरू होने वाला, ये भी मानकाकार का तर्क वाक्य है, और ये भी। ये तीनों तर्क वाक्य कौन से हैं? मानक आकार के तर्क वाक्य। अब आप इसमें देखिए कि ये जो है बिल्लियां जो है जहां पर भी पाई जा रही है अमुख्य पद और अमुख्य पद को हम किसके द्वारा दिखाते हैं? उद्देश्य के द्वारा। कुत्ते जो है आधार वाक्य में जो है विधेय पद कहलाएगा, मुख्य पद है, और इसको हम वी के द्वारा लिखेंगे। दोनों में जो समान आएगा वो मध्यम पद होगा, ये मध्यम पद है, ये मध्यम पद। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इनका जो है मानक अवस्था जो है ये एक साथ रखोगे। उसके बाद में इसको सिंबलाइजेशन करोगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले तो विधेय, फिर मध्यम पद। तो बी मैं सेकंड आधार वाक्य में उद्देश्य पहले और मध्यम पद बाद में, हूं मैं, देयरफॉर हूं भी। अब देखिए इसकी आकृति कौन सी है? जो दोनों ही मध्यम पद जो है बाद में आ रहे हैं, तो इसकी आकृति कौन सी होगी? सेकंड आकृति होगी, आकृति सेकंड होगी। और इसको सिंबलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तर्क वाक्य का सिंबलाइजेशन ए बार बराबर 0, बार बराबर विधेय पद के ऊपर जो है बार लगाते हैं। विधेय का स्थान किसने ले लिया? मध्यम पद ने ले लिया, तो मध्यम पद के स्थान पर बार लगाएंगे। ऊ बी बार बराबर 0। ये हो गया। इस आर्गुमेंट को हम वैलिड जो रेखांकन डायग्राम का रेखांकन किस प्रकार से करेंगे उसके संदर्भ में देखेंगे। डायग्राम में रेखांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? ये हमारा डायग्राम है उद्देश्य का, ये विधेय का, और ये मध्यम पद का। ये उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद हो गया। ठीक है। अब देखिए ये जो तर्क वाक्य जो है, ये जो सिंबलाइजेशन किया, आकृति कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। यहाँ तक काम हो गया। अब इसमें करेंगे तो पहला तर्क वाक्य, एक बात और हम बता दूं कि जब भी हम डायग्राम में रेखांकन करेंगे तो डायग्राम में रेखांकन करने का जो निश्चित तरीका है कि सर्वव्यापी तर्क वाक्य का रेखांकन सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद में अंशव्यापी तर्क वाक्य का किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि सपोज कीजिए कि पहले नंबर पर हमारा जो है आधार वाक्य जो है विशेष आ जाए। विशेष का तात्पर्य कौन सा? आई और ओ। ये तो हमारा ए है, ए और ई तो सामान्य, आई और ओ क्या है? विशेष है। यदि यहाँ पर जो आई और ओ में से आ जाता है पहला, और सेकंड में ई या ए में से आ रहा है, तो पहले जो विशेष जो सामान्य होगा अर्थात ए और ई में से आ रहा है उसका रेखांकन तो पहले करेंगे, और जो पहले नंबर पर विशेष आ रहा है उसका रेखांकन बाद में किया जाएगा। निश्चित नियम कि सामान्य तर्क वाक्य का रेखांकन पहले किया जाता है और विशेष तर्क वाक्य का रेखांकन उसके बाद में किया जाएगा। और तो यहाँ पर जो है क्योंकि दोनों ही आधार वाक्य हमारे सामान्य होंगे तो पहले नंबर से ही शुरू करेंगे। एक और बात हमें ध्यान रखने की है कि जब रेखांकन आर्गुमेंट का किया जाएगा, एक युक्ति का जो है रेखांकन किया जाएगा, तो केवल आधार वाक्यों प्रीमिसेस का ही रेखांकन किया जाएगा, कंक्लूजन का रेखांकन नहीं किया जाएगा। क्योंकि कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष हमारा है वो आधार वाक्य में छिपा हुआ है, इसलिए आप निष्कर्ष को जो है अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसी में हमारा निष्कर्ष जो है पाया जाएगा। तो आधार वाक्य का रेखांकन किया जाएगा, निष्कर्ष का रेखांकन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा आधार वाक्य में जो रेखांकन किया जाता है उसी में हमारा निष्कर्ष भी मिलना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष आधार वाक्यों से ही निकलता है। यदि हमारा आधार वाक्यों से निष्कर्ष का निगमन नहीं होता तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट होगा, वैलिड आर्गुमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, आर्गुमेंट की वैलिडिटी के संदर्भ में हम बात करें तो आर्गुमेंट वैलिड कब होता है? जब रेखांकन किया जाएगा। यदि सामान्य तर्क वाक्यों की बात करें कि रेखांकन किया जाएगा, रेखांकन में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा। विरोधाभास का तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र को हमने खाली दिखा दिया उस क्षेत्र को पुनः खाली दिखाना नहीं पड़े, तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। यदि हम किसी क्षेत्र को खाली दिखा दिया
और पुनः किसी दूसरे आधार वाक्य के द्वारा उसके किसी एक भाग को, जरूर नहीं पूरा भाग, उसके किसी एक भाग को भी दोबारा रेखांकन करना पड़ता है, तो जिस क्षेत्र को हमने खाली दिखा दिया दोबारा खाली नहीं दिखा सकते, तो उसकी भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए हम तिरछी रेखा के स्थान पर सीधी रेखा का प्रयोग करेंगे। और यह जो है आर्गुमेंट में विरोधाभास उत्पन्न करेगा, और जब विरोधाभास आर्गुमेंट में होगा तो हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, अंशव्यापी तर्क वाक्यों में हम जो है क्रॉस के द्वारा, जो क्रॉस का साइन है उसके द्वारा जो है प्रदर्शन करेंगे। तो जब हमारे पास में दो क्षेत्र है, जैसे सपोज कीजिए कि ये दो रीजन है, अब इस और इस क्षेत्र में से निर्धारित करना है कि हमारा क्रॉस का चिन्ह, क्योंकि सदस्य तो एक ही है, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये निर्धारित करना है। तो यदि इस क्षेत्र को खाली कर दिया गया तो खाली कर दिया, इसका मतलब तिरछी रेखा से शेडेड कर दिया गया, तो वहां तो मेंबर रह ही नहीं सकता, क्योंकि या तो मेंबर है या खाली क्षेत्र है। तो यहाँ यदि खाली है तो यही क्षेत्र बनता है, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर यदि खाली नहीं है तो हमारे सामने दोनों स्थिति है कि मेंबर यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। ऐसी स्थिति में हम निर्धारित नहीं कर पाने के कारण इसके बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, और जब बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाया जाएगा तो ये आर्गुमेंट की इनवैलिडिटी को सिद्ध करेगा कि हम तय नहीं कर पा रहे कि आर्गुमेंट हमारा वैलिड होगा, क्योंकि निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा। दो स्थिति, विरोधाभास होगा, यदि हम जो है रेखांकन में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हो रहा तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड है, विरोधाभास होगा तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड है। दूसरी बात, हमारा आर्गुमेंट में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, परंतु जो निष्कर्ष है आधार वाक्यों में नहीं पाया जाएगा, तो भी हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड होगा। तो हम इस आर्गुमेंट को, जो आर्गुमेंट अभी बनाया है, उस आर्गुमेंट को इसमें रेखांकन करके देखेंगे और ये देखेंगे कि आर्गुमेंट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। ये देखिए, ये कह रहा है, एक तर्क वाक्य कह रहा है बी का वह भाग जो मैं नहीं है वो 0 के बराबर है। बी में बार बराबर 0, इसका तात्पर्य क्या होता है? बी से तात्पर्य विधेय, विधेय का वह भाग जो मैं नहीं है, किसका निषेध करना है? मैं का। विधेय का कौन सा भाग? ये देखिए विधेय है, ये विधेय का भाग है जो मैं नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं शुरू है, तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इसको हम तिरछी रेखा के द्वारा शेडेड कर देंगे, तिरछी रेखा से इसको खाली दिखा देंगे कि विधेय का वह भाग है जो मैं नहीं है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो खाली है, ठीक है। दूसरा कह रहा है उद्देश्य का वह भाग जो मैं नहीं है वो 0 के बराबर है। उद्देश्य का कौन सा भाग मैं नहीं है? ये देखिए, उद्देश्य का भाग ये नहीं है मैं। तो यहां तक हमने तिरछी रेखा कर दी, यहां तक तिरछी रेखा कर दी, लेकिन यहां तक आ रहा है तो इसको हमने पहले से खाली दिखा दिया, पुनः खाली दिखाना पड़ रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ये सीधी रेखा के द्वारा एक जाली नुमा बन जाएगा। पहले तिरछी रेखा हो गई, दूसरी बार रेखांकन कर रहा है, तो इसी के ऊपर सीधी रेखा का प्रयोग करेंगे जो जाली नुमा प्रदर्शित करेगी। ये आर्गुमेंट में क्या कर रहा है? विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, और जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ आर्गुमेंट की वैलिडिटी इनवैलिडिटी के रूप में वेन आरेख में रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बतलाया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि इन आर्गुमेंट्स को, कितने आर्गुमेंट्स वैलिड होते हैं, कितने आर्गुमेंट इनवैलिड होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।